आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है फिर से शर्मा एकेडमी ऑफ इंग्लिश के यूट्यूब चैनल पे। और जैसा कि आप सभी जानते हैं, IBPS ने बैंक क्लर्क, बैंक PO दोनों एग्ज़ाम के लिए डेट निकाल दी है। SSC के एग्ज़ाम भी आ रहे हैं और व्यापम व्यावसायिक परीक्षा मंडल की भी बहुत से एग्ज़ाम्स की डेट डिक्लेयर हो चुकी है। सभी स्टूडेंट को सबसे पहले बहुत बहुत शुभकामनाएं। परीक्षा के लिए अच्छी तैयारी करें। इन सभी एग्ज़ाम्स में, चाहे वो व्यापम के एग्ज़ाम की बात करें या हम बैंक के एग्ज़ाम की बात करें या SSC के एग्ज़ाम्स की बात करें, तो 30 मार्क्स से लेके SSC मेंस में जाके तो 200 मार्क्स का इंग्लिश पोर्शन हो जाता है। तो इंग्लिश का पोर्शन किसी में 30 का, किसी में 50 का, 100 का और 200 मार्क्स तक की इंग्लिश का पोर्शन पूछा जाता है। तो आज का ये जो वीडियो है, ये स्पोकन इंग्लिश वालों के लिए तो जो है वो है ही है कि कंजंक्शन का यूज़ कैसे किया जाए और कंजंक्शन के साथ, किस कंजंक्शन के साथ कौन सा कंजंक्शन किन कंडीशन में यूज़ किया जाता है, उसकी प्रॉपर कंडीशंस क्या होती है, इन सभी के बारे में हम पढ़ेंगे। और साथ ही साथ खास तौर पे जो भी स्टूडेंट कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की तैयारियां कर रहे हैं, उनके लिए ये बहुत ज़रूरी है। इसमें कंजंक्शन को उसी ढंग से और केवल वही कंजंक्शन और उनको उसी ढंग से यहाँ पे मैंने बताया है जिस तरह से एग्ज़ाम्स में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। यहाँ बहुत ज़्यादा डेप्थ में या डिटेल में जाके हम नहीं बात करेंगे। हम यहाँ केवल एक जनरल यूज़ में स्पोकन के लिए हमें कैसे यूज़ होना है और कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में इससे रिलेटेड क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं, केवल इसी के बारे में आज हम डिस्कशन कर रहे हैं। तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब यदि नहीं किया हो तो इसे सब्सक्राइब जरूर कर लें। खास तौर पे वो स्टूडेंट जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स, जिनके अभी 2-3 महीने के अंदर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हैं, जैसा मैंने बताया भी है, चाहे बैंक की बात करें, SSC की बात करें, FCI की बात करें, व्यावसायिक परीक्षा मंडल के शिक्षक पात्रता भर्ती परीक्षा की बात करें या MPSI एग्ज़ाम्स की बात करें, कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हो, सभी में इंग्लिश का पोर्शन आपको मालूम ही पूछा जाता है और काफ़ी इम्पोर्टेंस रखता है ये पोर्शन। तो सब्सक्राइब कर लें ताकि आगे आने वाले सभी वीडियोस आपको टाइमली मिलते रहें। और इसके पहले भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम वाले जो तैयारी कर रहे हैं और जो आज देख रहे हैं वीडियो, उनको मैं बता दूं कि आर्टिकल पे पहले भी मैं वीडियो पोस्ट कर चुका हूँ, साथ में जिसमें टेस्ट पेपर भी है। तो उस वीडियो को भी पूरा देख लें। आपको कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में जो भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे उसमें पूरा पैटर्न आपको मिल जाएगा, आपके कॉन्सेप्ट क्लियर भी हो जाएंगे। और आज के इस लेसन के बाद भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो लिंक दिया हुआ है टेस्ट पेपर, उसका जरूर करें। चलिए तो हम शुरू करते हैं। कंजंक्शन, सबसे पहली बात आती है कंजंक्शन होता क्या है। कंजंक्शन वर्ड्स दैट कंबाइन 2 और मोर देन 2 सेंटेंसेस और क्लॉजेज, 2 या 2 से ज़्यादा क्लॉज मतलब उपवाक्य, 2 या 2 से ज़्यादा उपवाक्यों को या वाक्यों को जोड़ने वाले वर्ड जो हैं वो कंजंक्शन कहलाते हैं। अब कैसे, जैसे मान लीजिए कोई एग्जाम्पल है, आई एम इल, एक सेंटेंस है, आई एम इल, मैं बीमार हूँ। आई कैन नॉट गो टू भोपाल, मैं भोपाल नहीं जा सकता। यहाँ वी आर यूजिंग 2 इंडिपेंडेंट सेंटेंसेज। यहाँ हम 2 स्वतंत्र वाक्य यूज कर रहे हैं। आई एम इल पहला वाक्य, दूसरा है आई कैन नॉट गो टू भोपाल। ये 2 अलग अलग सेंटेंस हैं। हम चाहें तो इसको कंबाइन कर सकते हैं। आई एम इल सो आई कैन नॉट गो टू भोपाल, मैं बीमार हूँ इसलिए मैं भोपाल नहीं जा सकता। तो ये सो, एज, सिंस, बिकॉज, एंड, बट, फिर यहाँ पे भी मैंने कुछ लिखे हुए हैं। नो सूनर, नो सूनर के साथ क्या यूज होगा, हार्डली या स्केर्सली से जब सेंटेंस शुरू होते हैं तो वहाँ हार्डली, स्केर्सली जो है एज अ कंजंक्शन ही यूज होते हैं। इफ, अनलेस, एज लॉन्ग एज, एज सून एज, ये सभी कंजंक्शन। तो बात करते हैं हम सबसे पहले कंजंक्शन, जैसा मैं आपको बता ही चुका हूं, वर्ड्स दैट कंबाइन 2 और मोर देन 2 सेंटेंसेज और क्लॉजेज, 2 या 2 से ज्यादा क्लॉज, उपवाक्य या सेंटेंस या वाक्य को जोड़ने वाले वर्ड कंजंक्शन कहलाते हैं। फर्स्ट वन जो है दैट इज नो सूनर। नो सूनर के साथ हम यूज करते हैं देन, और यहां ये भी ध्यान रखिएगा THAN वाला देन।
एग्जाम में अक्सर पूछ लिया जाता है THEN लिख दिया जाता है, तो वो एरर या गलती वहीं पे है। या ब्लैंक में भी पूछा जाए नो सूनर के साथ कोई सेंटेंस, तो ध्यान रखिए नो सूनर के साथ देन यूज होगा। फॉर एग्जाम्पल, नो सूनर डज द सन राइज देन वी वेक अप। नो सूनर देन मीनिंग जो जिसका निकलता है जैसे ही और तब। नो सूनर डज द सन राइज, जैसे ही सूर्य उदय होता है या जैसे ही सूर्योदय होता है, देन वी वेक अप, जैसे ही सूर्योदय होता है हम जाग जाते हैं। सुबह होती है उड़ जाते हैं, ज्यादा देर तक इसलिए सोना भी नहीं चाहिए। सेंटेंस में भी यही कहा गया, नो सूनर डज द सन राइज देन वी वेक अप, जैसे ही सूर्य उगता है हम जाग जाते हैं या हम उठ जाते हैं। तो नो सूनर के साथ हमने यूज किया देन। दूसरी चीज बहुत महत्वपूर्ण जो ध्यान रखने की है कि नो सूनर इज ऑलवेज फॉलोड बाय ऑक्सिलरी वर्ब। नो सूनर के बाद हमेशा हेल्पिंग वर्ब या ऑक्सिलरी वर्ब यूज होती है। जनरली डू डज डिड होती है, पर ऐसा नहीं है कि सिर्फ डू डज डिड ही होगी, इसके अलावा कोई हेल्पिंग वर्ब यूज नहीं हो सकती। कुछ बच्चे इसमें कंफ्यूज रहते हैं कि सिर्फ डू डज डिड, तो वो एक्चुअली एग्जाम्पल ज्यादातर बुक्स में हमें या टीचर्स हम लोग जब पढ़ाते हैं तो ज्यादातर एग्जाम्पल डू डज डिड वाले देते हैं, पर ऐसा जरूरी नहीं है। अदर ऑक्सिलरीज वर्ब भी वी कैन आल्सो यूज। जैसे नो सूनर वाज ही किल्ड देन द सेकंड आर्मी या द सोल्जर्स ऑफ सेकंड आर्मी स्टार्टेड डांसिंग। नो सूनर वाज ही किल्ड, जैसे ही उसको मारा गया, देन द सोल्जर्स ऑफ अदर आर्मी स्टार्टेड डांसिंग, तो दूसरी सेना के सैनिकों ने नाचना शुरू कर दिया। तो यहाँ जैसे मैंने अभी जो सेंटेंस बोला नो सूनर वाज ही किल्ड, यहाँ हमने ऑक्सिलरी वर्ब वाज यूज की थी, ठीक है। तो दूसरी ऑक्सिलरी वर्ब भी यूज हो सकती। एक और एग्जांपल मैं आपको बोल के बता दे रहा हूँ। ये ध्यान रखें, वीडियो को पूरा देखें तभी आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो पाएंगे। 1 मिनट 2 मिनट एक सेंटेंस को पढ़ने से कभी कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हो सकता, और इसलिए मैं कह रहा हूँ कि जितने भी वीडियोस हैं उनको प्रॉपरली आप सभी को पूरा देखें, तब आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। मेरी कोशिश पूरी है कि एक वीडियो में जिस टॉपिक की हम बात कर रहे हैं उसका तो कॉन्सेप्ट एटलीस्ट क्लियर हो ही जाए, और वो हो भी जाएगा। बहुत आसान है, इसमें कठिन कुछ नहीं है। इंग्लिश इज वन ऑफ द इजीएस्ट लैंग्वेज ऑफ द वर्ल्ड। अब केवल इतना ध्यान रखना है आपको, नो सूनर जब भी यूज होगा, नो सूनर के बाद हमेशा हेल्पिंग वर्ब यूज की जाती है। नो सूनर के साथ हम बीच में जो कंजंक्शन यूज करते हैं वो यूज करते हैं THAN वाला देन। इतनी सी बात है, आई होप यू हैव गॉट इट। हार्डली स्केर्सली वाले सेंटेंस हम जब भी यूज करते हैं, जिनकी बिगनिंग जिनकी शुरुआत हार्डली स्केर्सली से हो, जिन सेंटेंसेस की, उनके साथ व्हेन यूज किया जाता है। ये जो सेकंड मैंने लिखा हार्डली या स्केर्सली भी ध्यान रखिएगा। हार्डली या स्केर्सली के साथ कंजंक्शन व्हेन यूज किया जाता है। एग्जाम में क्वेश्चन जब पूछते हैं तो वो अक्सर व्हेन की जगह हार्डली के साथ दे देते हैं देन, या वेयर दे दिया। तो ये ध्यान रखिएगा कि हार्डली के साथ या स्केर्सली के साथ बीच में जो हम यूज करेंगे कंजंक्शन, वो कोई और नहीं बल्कि WHEN व्हेन का यूज करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, इसका मीनिंग भी लगभग इसका भी वही होता है जैसे ही तब। एक और एज सून एज का भी वही होता है, एज सून एज, पर एज सून एज के साथ हम बीच में कोई कंजंक्शन यूज नहीं करते हैं बल्कि कॉमा लगाते हैं। जैसे एज सून एज ही केम वी स्टार्टेड लाफिंग, जैसे ही वो आया हमने हंसना शुरू कर दिया। या इस सेंटेंस को हम एज सून एज से यूज करें तो ये हो जाएगा नो सूनर की जगह एज सून एज। एज सून एज के बाद फिर हेल्पिंग वर्ब यूज नहीं करते हैं, एज सून एज के बाद सब्जेक्ट ही आता है। एज सून एज द सन राइजेज, फिर यहाँ देन नहीं लगेगा। यदि हम एज सून एज यूज कर रहे हैं तो देन नहीं बल्कि कॉमा लगा देंगे। एज सून एज द सन राइजेज कॉमा वी वेक अप। तो हार्डली हैड ही रीच्ड द एयरपोर्ट व्हेन द पुलिस अरेस्टेड हिम, जैसे ही वो एयरपोर्ट पहुंचा तब पुलिस ने उसको अरेस्ट कर लिया या गिरफ्तार कर लिया। तो हार्डली स्केर्सली के साथ भी ऑक्सिलरी हेल्पिंग वर्ब पहले यूज होती है और बीच में इसके साथ
व्हेन यूज होता है, वेयर या देन यूज इसके साथ नहीं होता है, ये ध्यान रखिएगा। दो या ऑल्दो, हालांकि, यद्यपि जिसका मीनिंग होता है, दो या ऑल्दो के साथ या तो बीच में कॉमा यूज किया जाता है या येट यूज भी कर सकते हैं, पर बट कभी नहीं होगा। एग्जाम में इसके साथ बट दिया रहता है, तो ये ध्यान रखें। दो या ऑल्दो ही वर्क हार्ड, ये जो दो ही वर्क हार्ड, हालांकि उसने बहुत मेहनत की, येट ही फेल्ड, फिर भी, दो ऑल्दो के साथ जो हम येट लगाते हैं, दो ऑल्दो के साथ येट, तो हालांकि या यद्यपि और फिर भी, दो ही वर्क हार्ड येट ही फेल्ड, हालांकि उसने बहुत मेहनत की फिर भी वो फेल हो गया। एग्जाम में जब वो पूछते हैं तो आपको दे दिया दो ही वर्क हार्ड, और चलिए मान लिया ऐसा पूछा, ब्लैंक दे दिया यहाँ, दो ही वर्क हार्ड ब्लैंक ही फेल्ड, ऑप्शन दे दिए बट एंड सो येट। तो जब हम या स्टूडेंट उसका ट्रांसलेशन करते हैं तो उनको लगता है कि दो कॉन्ट्रडिक्टरी चीजें बताई गई हैं, दो विरोधाभासी बातें बताई गई हैं कि मेहनत की और फेल हो गया, तो विरोधाभासी बात बताई गई है, वहां पे हम बट यूज करें। पर ध्यान रखिए, यदि इसमें दो ऑल्दो नहीं लगा होता, इतना ही होता ही वर्क हार्ड, तो हम बट लगाते, ही वर्क हार्ड बट ही फेल्ड। बट इफ वी आर यूजिंग हियर दो आर ऑल्दो, यदि हम दो ऑल्दो यूज कर रहे हैं तो या तो बीच में कोमा लगेगा या फिर येट, दो ही वर्क हार्ड येट ही फेल्ड। फोर्थ वन, अदर। अदर का जब भी यूज करें तो अदर के साथ हम देन यूज करते हैं, बट या एक्सेप्ट यूज नहीं करते हैं, भले हमारे हिंदी बोलने के सेंस में ऐसा आ रहा हो। जैसे कि आई हैव नो अदर ऑप्शन देन दिस वन, इसके अलावा मेरे पास कोई और ऑप्शन नहीं है। तो के अलावा, अब स्टूडेंट सोच लेते हैं के अलावा मतलब एक्सेप्ट लगा दें, या कई स्टूडेंट उसमें बट लगा दें, पर यहाँ ये ध्यान रखिए, टेक्निकली जो है या ग्रामेटिकली जो है, आई हैव नो अदर ऑप्शन देन दिस वन, जब हम अदर यूज कर रहे हैं तो वी हैव यूज्ड हियर अदर, सो विद अदर वी डू नॉट यूज एक्सेप्ट आर बट। अदर के साथ हम बट या एक्सेप्ट यूज नहीं करते हैं, बल्कि अदर के साथ हमेशा हम यूज करते हैं देन। अब हम कंडीशनल कंजंक्शन की यदि बात करें, कंडीशनल कंजंक्शन इफ, अनलेस, until, as long as soon as, when, whenever, whatever, ये सभी। इफ जिसका मीनिंग होता है यदि, अगर, काश, अनलेस जब तक नहीं, या यदि नहीं, until जब तक नहीं, as soon as जैसे ही, as long as जब तक। तो ये फर्स्ट कंडीशन में मैंने बताया भी है आपको, ये कंडीशनल कंजंक्शन के साथ भले बात हम फ्यूचर की कर रहे हों, पर जिस क्लॉज में, जिस उपवाक्य में कंडीशनल कंजंक्शन यूज हुआ है उसमें फ्यूचर की बात करने पे भी विल शेल नहीं लगाते हैं, बल्कि प्रेजेंट टेंस ही यूज करते हैं। क्या होता है कि अक्सर स्टूडेंट ये गलती कर लेते हैं, कि स्टूडेंट से ये गलती हो जाती है, क्योंकि ज़्यादातर सुनने में या पढ़ने में यही आता है कि जहाँ गा गे गी आ रहा है वहाँ विल शेल लगा, पर ऐसा हर कंडीशन में जरूरी या कंपलसरी नहीं होता है, कुछ कंडीशंस अलग होती हैं, और जो एक्सेप्शन होते हैं दे आर ऑलवेज आस्क्ड इन कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन, परीक्षाओं में हमेशा एक्सेप्शंस ही पूछे जाते हैं। जैसे फर्स्ट सेंटेंस, फर्स्ट कंडीशन है इफ के साथ सब्जेक्ट और प्रेजेंट टेंस। अब प्रेजेंट में सिंपल प्रेजेंट, कंटिन्यूअस, परफेक्ट, ये कुछ भी यूज हो सकता है। और सेकेंड क्लॉज में हम यूज करते हैं विल या शेल या कैन, में, शुड, मॉडल वर्ब की कोई भी फॉर्म यूज हो सकती है, या प्रेजेंट की ही सेकंड में भी यदि बात प्रेजेंट की कर रहे हैं तो वहां भी प्रेजेंट हो सकता है। तो विल, शेल, कैन, में, शुड, फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब और ऑब्जेक्ट, ये हम तब यूज करते हैं जब हम बोलते हैं यदि ऐसा हो गया या यदि ऐसा होगा तो ऐसा हो जाएगा। दो कंडीशन हम बताते हैं, यदि तुम आओगे तो मैं चल दूंगा, यदि बारिश हुई तो हम नहीं जा पाएंगे, यदि उसने मुझे या यदि उसने मेरी मदद कर दी तो मैं इस काम को कर लूँगा, यदि हमने उसे पैसे दे दिए तो वो पुस्तक खरीद लेगा। तो
यदि ऐसा होता है तो ऐसा हो जाएगा, या यदि ऐसा होगा तो ऐसा हो जाएगा, ये दो कंडीशन हम बताते हैं। तो वहां जैसे ये सेंटेंस है, यदि वो हमें आमंत्रित करेगी तो हम वहां जाएंगे। अब जैसे मैंने बोला यदि वो हमें आमंत्रित करेगी, तो करेगी गाएगी आ रहा है, पर विल शैल यहाँ यूज नहीं होगा। कंडीशनल कंजंक्शन के साथ हम फ्यूचर की बात होने पर भी प्रेजेंट टेंस यूज करते हैं। इफ शी इनवाइट्स अस, सिंपल प्रेजेंट टेंस है, सिंपल प्रेजेंट में सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ वर्ब में एस लगाते ही हैं। ये मेरे पहले वाले वीडियो में सिंपल प्रेजेंट टेंस वाले में मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ आपको। तो बात भले हम यहाँ फ्यूचर की कर रहे हैं कि यदि वो हमें आमंत्रित करेगी, इफ शी इनवाइट्स अस, हम वहां जाएंगे, विल गो देयर। इफ यू कम विल प्ले, यदि आप आओगे तो हम खेलेंगे। यदि, जैसे मैंने एक सेंटेंस बोला था, यदि हमने उसको पैसे दे दिए तो पुस्तक खरीद लेगा। इफ वी गिव हिम मनी ही विल बाय द बुक। सेकंड कंडीशन जो है, इसमें हम पास्ट की बात करते हैं कि यदि ऐसा होता या यदि ऐसा होता हो जाता तो फिर ऐसा हो जाता। दो कंडीशन हम पास्ट की बताते हैं, मतलब ऐसा हो नहीं पाया। यदि आप मेहनत कर लेते तो आप पास हो जाते। इफ यू हैड वर्कड हार्ड यू वुड हैव पास। यदि आप लिख लेते तो आपको नंबर मिल जाते। इफ यू हैड रिटन यू वुड हैव गॉट गुड मार्क्स या यू वुड हैव गॉट मार्क्स। तो ये इफ के साथ इसमें यूज करते हैं हम हैड प्लस थर्ड फॉर्म पास्ट परफेक्ट टेंस। इफ के साथ पास्ट परफेक्ट टेंस यूज करते हैं। सेकंड क्लॉज में हम यूज करते हैं वुड हैव के साथ थर्ड फॉर्म। वुड की जगह कुड भी हो सकता है वहां पे, वुड कुड या माइट के साथ हैव और थर्ड फॉर्म। इफ के साथ सब्जेक्ट है थर्ड फॉर्म ऑब्जेक्ट, और सेकंड क्लॉज में वुड हैव या कुड हैव के साथ थर्ड फॉर्म। जैसे इसी सेंटेंस को यहां था, यदि वो हमें इनवाइट करेगी तो हम जाएंगे, इफ शी इनवाइट्स अस विल गो देयर। अब एग्जाम में ये कैसे पूछा जाता है, ये तो मैंने आपको कंडीशन बता दी। एग्जाम में पूछ लिया इफ शी विल इनवाइट अस विल गो देयर, और क्वेश्चन में उसको ए बी सी डी और एक रहता है ई, नो एरर। या कई बार ब्लैंक में पूछ लेते हैं। ब्लैंक में जैसे इफ शी और ब्लैंक दे दिया, फिल इन द ब्लैंक जो आते हैं खाली स्थान। इफ शी ब्लैंक दे दिया, अस वी विल गो देयर, और चार ऑप्शन दे दिए आपको। फर्स्ट ऑप्शन उन्होंने दे दिया हैड, सेकंड दे दिया विल, थर्ड दे दिया कैन, फोर्थ दे दिया इनवाइट्स। एक में दे दिया विल इनवाइट, एक में दे दिया कैन इनवाइट, एक में दे दिया हैड इनवाइटेड और एक में दे दिया इनवाइट्स। चारों में से क्या आएगा, तो कैसे आइडेंटिफाई करेंगे आप। इफ शी ब्लैंक दिया है विल गो देयर, यहां विल लगा है, तो जब यहां विल शेल कैन में दिया हुआ है इसका मतलब इफ वाले क्लॉज में हमें प्रेजेंट टेंस यूज करना। तो यहां हम चारों ऑप्शन में से विल इनवाइट, कैन इनवाइट, हैड इनवाइटेड और इनवाइट्स, ये चार ऑप्शन दिए हैं, तो हम करेक्ट ऑप्शन यूज करेंगे इनवाइट्स। टेस्ट पेपर दिया हुआ है मैंने लिंक में, डिस्क्रिप्शन बॉक्स के लिंक में, उसको जरूर कर लें, तो यू विल हैव द आइडिया व्हिच टाइप ऑफ क्वेश्चंस आर आस्क्ड इन कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन। आपको कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसका पूरा आइडिया उससे लग जाएगा। सेकंड कंडीशन जो मैंने बताई, अब ये था यदि आमंत्रित करेगी तो जाएंगे, ये है यदि वो हमको इनवाइट करती तो हम वहां चले जाते, मतलब ना तो उसने इनवाइट किया और ना ही हम वहां गए। इसमें इफ शी हैड इनवाइटेड अस वी वुड हैव गॉन देयर। इफ शी हैड इनवाइटेड अस वी वुड हैव गॉन देयर। वुड की जगह जैसा मैंने बताया कुड भी यूज कर सकते हैं। इसके क्वेश्चन पूछे जाते हैं, मान लीजिए दे दिया इफ शी हैड इनवाइटेड अस वी ब्लैंक देयर, चार ऑप्शन दे दिए, एक दे दिया विल गो, एक दे दिया वुड गो, एक दे दिया वुड हैव गॉन और एक और दे दिया हैड गॉन। इस तरह से वो चार ऑप्शन दे देते हैं। तो आप कैसे पहचानेंगे, आप ऐसे पहचानेंगे कि इफ के साथ जब हेड और थर्ड फॉर्म दिया है, जब इसके साथ हेड थर्ड फॉर्म दिया है तो सेकंड क्लॉज में वुड हैव या थर्ड फॉर्म यूज किया जाता है। तो वुड हैव गॉन या वुड हैव गॉन दिया है या वुड हैव प्लस थर्ड फॉर्म दिया है, इसका मतलब इसके साथ हमें हेड प्लस थर्ड फॉर्म यूज करना है। बिल्कुल सिंपल है। जैसे यदि तुम आ जाते तो हम चल देते। इफ यू हैड कम वी वुड हैव गॉन।
यदि वो अच्छा खेल लेता तो उसकी टीम जीत जाती। इफ ही हैड प्लेड वेल हिज टीम वुड हैव वन। तो ये स्पोकन इंग्लिश वाले स्टूडेंट भी ध्यान रखें कि जो पास्ट में यदि ऐसा होता तो ऐसा हो जाता, ये हमें बताना। यदि तुम अच्छे से लिख लेते तो तुम्हें अच्छे मार्क्स मिल जाते। इफ यू हैड रिटन प्रॉपरली यू वुड हैव गॉट गुड मार्क्स। अब थर्ड कंडीशन जो है, इफ के साथ सब्जेक्ट और सेकंड फॉर्म, और सेकंड क्लॉज में वुड या कुड के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ये इसका संबंध, थर्ड कंडीशन जो है इसका संबंध इमेजिनेशन से है, कल्पना से है, रियलिटी से हटके। काश कि ऐसा हो जाता या काश कि ऐसा हो जाए तो ऐसा हो जाता या तो ऐसा हो जाए। जैसे काश कि वो हमको इनवाइट कर ले तो हम वहाँ चले जाएंगे। इसमें हम यूज करते हैं इसके साथ सेकंड फॉर्म और सेकंड क्लॉज में वुड या कुड के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। इफ शी इनवाइटेड अस वी वुड गो देयर। इफ शी इनवाइटेड अस, इसके साथ सेकंड फॉर्म, सेकंड क्लॉज में वुड या कुड के साथ फर्स्ट फॉर्म। काश कि वो हमको इनवाइट कर लेती तो हम वहां चले जाते। अब इसमें इस कंडीशन में सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि यदि हमें बी वर्ब यूज करना हो, टू बी, इफ वी हैव टू यूज हियर टू बी की फॉर्म जो होती है, प्रेजेंट फॉर्म इज एम आर, पास्ट फॉर्म वाज वर, और पास्ट पार्टिसिपल जो है वो बीन होता है। टू बी जब हमें इस कंडीशन में यूज करना हो तो चाहे सब्जेक्ट सिंगुलर हो या प्लूरल हो, हमेशा हम यूज करते हैं वर्ब, WERE। कई लोग उसको वेयर भी बोलते हैं, वो वेयर नहीं है, वर्ब है, WERE। जैसे काश कि मैं तुम्हारी जगह होता तो मैं ऐसा कर लेता। तो इफ आई वर यू आई वुड डू सो या आई वुड डू इट। इफ ही वर रिच ही वुड हेल्प अस। काश कि वो अमीर होता तो हमारी मदद कर देता। इफ ही वर रिच ही वुड हेल्प अस। जनरली क्या होता है, हम ही आई सिंगुलर के साथ वॉज यूज करते हैं, पर इस कंडीशन में इफ के साथ जब भी हम इमेजिनेशन विश एक्सप्रेस कर रहे हैं, वहां पे टू बी जब भी यूज करना हो, मतलब जैसे हमारे यहाँ वॉज वर यूज करना है तो हमेशा वर का ही यूज किया जाएगा, वेदर इट डजंट मैटर वेदर सब्जेक्ट इज सिंगुलर और प्लूरल। सब्जेक्ट सिंगुलर हो या प्लूरल, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो आज कंजंक्शन के बारे में इतना पर्याप्त है। आप लोग इसको जो क्लियर कॉन्सेप्ट नहीं है एक बार फिर से वीडियो में जरूर देख लें, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, उस लिंक में टेस्ट पेपर जरूर करें, सो दैट यू मे हैव द आइडिया विच टाइप ऑफ क्वेश्चंस आर आज इन कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन, क्योंकि सभी परीक्षाएं अब बहुत नज़दीक हैं। और कमेंट बॉक्स में आपकी जो भी क्वेरीज हैं इस टॉपिक से रिलेटेड, जो भी आपके कंफ्यूजन या क्वेरी हैं, आप कमेंट बॉक्स में जरूर उसको कमेंट में आप लिख सकते हैं। आपको उसका करेक्ट आंसर या सॉल्यूशन बिल्कुल दिया जाएगा। तो अगेन आई वुड से लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर द चैनल एंड डू नॉट फॉरगेट टू सॉल्व द टेस्ट पेपर एंड ऑल्सो मस्ट गिव और मस्ट एक्सप्रेस योर क्वेरीज इन द कमेंट में आप अपने जो भी क्वेरीज यदि हैं तो वो बिल्कुल पूछ सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में सून विल मीट अगेन, टिल देन टेक केयर, बाय।